वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था का अर्थ तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखें और उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं ताकि आप उन वीडियो तक आसानी से जल्दी से पहुँच सकें। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संरचना अथवा ढांचा होता है जिसमें देश के लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं करके जीवन यापन करते हैं। कुल मिलाकर हम अर्थव्यवस्था में क्या शामिल करते हैं, यह राजनीतिक ढांचा हो सकता है, यह आर्थिक ढांचा हो सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं। बहुत से व्यक्ति ठेला चलाते हैं, बहुत से व्यक्तियों की अपनी दुकान होती है, बहुत से व्यक्ति शॉपिंग मॉल्स के मालिक होते हैं, सिनेमा घर के मालिक होते हैं, जिम के मालिक होते हैं, थोक बाजार में विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो हैं वैधानिक तरीकों से अर्थव्यवस्था में की जाती हैं। तो इन सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के समुच्चय को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूरी प्रकार की जो व्यवस्था है अर्थ के लिए, पैसा कमाने से संबंधित, जीवन यापन से रिलेटेड है, उसे हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था कहते हैं। अथवा अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ है। इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा निवेश के साथ है। यानी कुल मिलाकर हम उन विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल करेंगे जो उत्पादन से संबंधित हो, जो उपभोग से संबंधित हो, जो विनिमय से संबंधित हो, वितरण से संबंधित हो और निवेश से संबंधित हो। तो इन समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और निवेश से संबंधित है, उन विभिन्न क्रियाओं के जोड़ को, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के जोड़ को या विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को हम अर्थव्यवस्था में शामिल करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब अर्थव्यवस्था को जो है सामान्यतः हम यहाँ पर कितने भागों में बांटते हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने है कि अर्थव्यवस्था को हम प्राथमिक क्षेत्र में बांटते हैं जिसमें कृषि पशुपालन आता है, द्वितीय क्षेत्र में बांटते हैं जिसमें निर्माण एवं विनिर्माण जाता है। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण करने की इकाइयाँ हैं, वो अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र में आती है। तथा तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को डालते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवा प्रदाता हैं, जो सेवा देते हैं, वो सब सेवा क्षेत्र, जैसे कि परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब हम सेवा क्षेत्र में डालते हैं। कृषि और पशुपालन आप जानते हैं, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, पशुपालन संबंधी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं या फिर खनन से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। यानी कुल मिलाकर प्राथमिक क्रियाओं में हम उन क्रियाओं को डालते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित है, और द्वितीय क्षेत्र में हम उन आर्थिक क्रियाओं को डालते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी न किसी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती हो, उनमें प्रोसेसिंग करती हो, जैसे कि मछली पकड़ना, ठीक है, वो तो आ जाता है प्राथमिक क्रियाओं में। और मछली पकड़ के जो मत्स्य पालन है उसको वापस मछलियों को डिब्बा बंद प्रोसेसिंग कार्य में लग रहे हैं व्यक्ति या प्रोसेसिंग इकाइयां हैं, तो वो आ जाएगी यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में। ओके, उसको हम इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को तीन भागों बांटते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है। क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर मतलब उस समस्त प्रकार की जो भी अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं। यदि उन समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसके विपरीत यदि उस देश की अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं जिसमें सामूहिक हित को ध्यान में रखा जाता है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं, यानी समाज कल्याण की भावना को देखते हैं, यानी कल्याण के स्तर को हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, कल्याण के आधार पर समस्त प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ओके। फिर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बहुत सारे निर्णय जो हैं वो लाभ के आधार पर भी लिए जाएं और सामूहिक कल्याण के आधार पर भी लिए जाएं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं, यानी दोनों प्रकार के निर्णय शामिल हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं।
फिर सबसे फर्स्ट है यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आइए समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण, प्रबंधन तथा निर्धारण बाजार की शक्तियों अर्थात मांग तथा पूर्ति के आधार पर होता है, या संचालन जो है कीमत तंत्र के आधार पर होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे हम? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण, प्रबंधन तथा निर्धारण बाजार की शक्तियां किस पर आधारित हो रहा है? बाजार की शक्तियों के आधार पर, मांग तथा पूर्ति के आधार पर, और समस्त प्रकार के जो निर्णय हैं वो कीमत तंत्र के आधार पर लिए जाते हैं। यानी पूरी अर्थव्यवस्था है वो कीमत तंत्र के आधार पर संचालित होती है। देख रहे हैं आप यहाँ पर कीमत तंत्र जो है वो इसकी मुख्य विशेषता है, कीमत तंत्र। और इसमें उपभोक्ता का जो उद्देश्य होता है वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, और उत्पादक का जो उद्देश्य होता है वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, उत्पादक क्या चाहता है? अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, और इसी प्रकार से उपभोक्ता क्या चाहता है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। तो कुल मिलाकर बाजार अर्थव्यवस्था अथवा पूंजी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो मांग तथा पूर्ति के आधार पर की जा रही हैं। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा जिसकी बाजार में मांग है, और उत्पादक हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से ही वस्तु का उत्पादन करेगा। उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य होगा अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, यानी किस प्रकार से वह अपने सीमित संसाधनों को खर्च करे और अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करे। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को, यदि इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उस पूरे देश की अर्थव्यवस्था में संचालित की जा रही है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अथवा बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से, वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण जो है वो है हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इन देशों में इसके अलावा बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो पुट है, परसेंटेज जो है बाजार आधारित क्रियाओं का, वह अधिक है। इसलिए कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं। हांगकांग है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी जिसका उद्देश्य अथवा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य सामूहिक हित होता है, अर्थात ग्रुप लेवल को चलते हैं, इसमें समूह को लेकर चलते हैं। सामूहिक हित किसमें होगा, सामाजिक कल्याण किसमें होगा, उन्हीं प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तथा उन्हीं प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो या वैसी ही आर्थिक क्रियाएं ऐसी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? यह अर्थव्यवस्था या यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा निश्चित समय में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। इनका संचालन सरकार द्वारा किए गए साधनों के आधार पर निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मैंने अभी आपको बताया है कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक हित, सामाजिक कल्याण। और सामाजिक कल्याण जो है वह उस सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को सरकार अथवा कोई न कोई केंद्रीय अधिकारी ही सही तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में जो सभी निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक हित के आधार पर होते हैं। सरकार स्वयं निर्णय लेती है कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा, किन किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा, किन का अधिक होगा, किन का कम होगा, क्या वस्तुओं की कीमत रखी जाएगी, कीमत बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी। ये सभी प्रकार के निर्णय सरकार द्वारा अथवा केंद्रीय अधिकारी द्वारा ही लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? आपके सामने हैं क्यूबा, चीन और उत्तर कोरिया। लगभग हम देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान में नहीं के बराबर देखने को मिलती है, परंतु इन तीनों ही देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो पुट है अर्थात सामाजिक कल्याण जो है उसको ध्यान में अधिक रखा जाता है, इसलिए इनको हम यहाँ पर उदाहरण में डालते हैं। परंतु विशुद्ध रूप से आज वर्तमान में न तो कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और न ही कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय बाजार की शक्तियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार तथा पूंजीपति वर्ग आपस में मिलकर कार्य करते हैं तथा अधिकतम लाभ एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें
यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों सेक्टर कार्य कर रहे हो। कुछ उद्देश्य लाभ की प्राप्ति के लिए उद्देश्य किए जा रहे हैं और कुछ आर्थिक क्रियाएं जो है सामाजिक कल्याण को देखते हुए की जा रही हैं। यदि इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं समूची अर्थव्यवस्था में संचालित की जा रही हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो कुल मिलाकर मिश्रित, जैसे कि नाम से पता चलता है मिश्रित रूप है ये। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब अभी हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य या इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो सामाजिक क्रियाएं की जाती है, सामाजिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना अथवा अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना। और जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह सभी आर्थिक क्रियाएं, उनका निर्णय जो है वो बाजार की शक्तियों, मांग तथा पूर्ति के आधार पर लिया जाता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत व्यक्तिगत लाभ को न देखते हुए सामूहिक लाभ जो है, सामूहिक लाभ जो है, सामाजिक लाभ जो है, सामूहिक हित जो है, उसको ध्यान रखा जाता है और उसको ध्यान रखते हुए केंद्रीय अधिकारी अथवा सरकार समस्त प्रकार के निर्णय लेती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि अभी आपने देखा है, दोनों का मिश्रित रूप है, यानी इसमें उस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं जिसमें कुछ निर्णय जो है वो बाजार की शक्तियों के आधार पर होते हैं अथवा मांग तथा पूर्ति के आधार पर होते हैं अथवा लाभ की प्राप्ति के आधार पर होते हैं, और कुछ निर्णय जो है वो सरकार अपने लिए खुद रखती है जो समाज कल्याण से संबंधित होती हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं वो आपके सामने है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है आइसलैंड है, स्वीडन है, फ्रांस है और भारत है। इन चारों देशों में, और इनके अलावा बहुत से देश है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। इन देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो पुट है वो हमें देखने को मिलता है। एक बात मैं आपको बता दूं, 1990 से पहले, 1990 में जो आर्थिक मंदी आई थी भारत में, जो आर्थिक सुधार हुए थे 1991 में, 1991 में, उससे पहले सामाजिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था का पुट भारत में अधिक था। जो भी निर्णय लिए जाते थे वो सरकार अधिक लेती थी, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, किन का नहीं करना है। जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबलाइजेशन में पिछड़ रहे थे, तब 1991 में जो सुधार किए थे उसके तहत हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उदारवादी नीतियों को अपनाया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया, जिसके तहत निजी क्षेत्र को आगे लाया गया, और उसके बाद से समाजवादी अर्थव्यवस्था का पुट कम होने लगा और निजी अर्थव्यवस्था का पुट बढ़ने लगा, और धीरे 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 ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हो गया है। और वर्तमान में देखें तो निजी क्षेत्र है वह कुछ हद तक आगे बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में डिटेल में जाना। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं और इन केंद्रीय समस्याओं का निर्धारण तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से किया जाता है, और इस हम चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।